Hello everyone, subscribe my channel and don't forget to press the bell icon to get the regular notification of my new videos. Thank you. हेलो एवरीवन, और आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9th के फिजिक्स के पहले चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है मोशन। तो इस चैप्टर में जैसा नाम ही जुड़ा हुआ है कि मोशन, तो मोशन क्या है भाई? आप लोग कहेंगे मोशन का मतलब होता है गति। गति मतलब चेंज इन पोजीशन, यानी अगर कोई चीज अगर मूवमेंट में है जो लगातार अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो हम कहेंगे कि वो मोशन में है। अब देखिए, ये तो साइंटिस्टों का एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट था कि इस बात को समझा जाए कि कौन सी बॉडी मोशन में है और कौन सी बॉडी रेस्ट में है। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, कोई बॉडी मोशन में है, तो ये कौन बताएगा कि कौन मोशन में है कौन रेस्ट में है? ये तो हमारे देखने के ऊपर में डिपेंड करता है। कुछ चीज़ों को हम देखते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि वो मोशन में है, कुछ चीज़ों को हम देखते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि वो रेस्ट में है। तो इट इज डिपेंड ऑन द ऑब्जर्वर which object is in the state of motion and which object in stationary position। तो कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है यानी स्टेशनरी है, कौन सा ऑब्जेक्ट मोशन में है, ये तो देखने वालों पे डिपेंड करता है। ठीक है, जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जो जैसा देखेगा उसको वैसा ही दिखाई देगा। तो किसी को कोई चीज मूव करती हुई समझ में आती है तो किसी को कोई चीज रुकी हुई समझ में आती है। अब ये देखिए, पुराना एक कॉन्सेप्ट था, लोगों का मानना था कि सन जो है अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। लेकिन आप भी जानते हैं आज के डेट में कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो गलत है। गैलीलियो ने बताया कि सन जो है वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर नहीं लगाता, बल्कि पृथ्वी जो है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो ये तो देखने वाली बात हो गई ना कि किसने क्या देखा। हम कई बार चलते हैं, मान लीजिए ट्रेन में आप बैठे हुए हो और ट्रेन में बैठे बैठे आप देखते हो कि बगल में कोई और दूसरी ट्रेन है वो चल रही है, तो आप कहते हो कि अरे हमारी ट्रेन चलने लगी। लेकिन फिलहाल आप दूसरी तरफ देखोगे तो किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को देखोगे कि वो वहीं का वहीं रुका हुआ है। तो वो वहीं का वहीं रुका हुआ है, इट मीन्स दूसरी ट्रेन जो है चल रही है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, इट इज डिपेंड ऑन द ऑब्जर्वर, दे हाउ कैन दे रियलाइज दैट ए बॉडी इज इन अ मोशन और इन अ रेस्ट। कोई बॉडी जो है वो मोशन में है कि रेस्ट में है, ये कैसे पता चलेगा? तो मोशन हर एक चीज, अब आप लोगों ने छोटे क्लासेस में मोशन के बारे में बड़ी सारी चीजें पढ़ी। आपने सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ा, अगर कोई चीज गोल गोल चक्कर लगाती है, जैसे अर्थ है तो अर्थ अपने एक्सिस पे अगर चक्कर लगाता है तो रोटेशन कहते हैं, वो सर्कुलर मोशन है भाई। हम लोग एक पत्थर को लेके धागे से बांध करके और हाथ में अपने घुमाए तो उसका जो मोशन होगा सर्कुलर मोशन होगा। हमारे घरों में जो पंखे लगे हुए हैं अगर वो मूवमेंट करते हैं तो वो कौन सा मूवमेंट करते हैं? वो सर्कुलर मोशन करते हैं। तो सर्कुलर मोशन यानी एक फिक्स पॉइंट के चारों तरफ चक्कर लगाना। तो अर्थ भी वही काम करती है, सन एक फिक्स पॉइंट पे है, उसके चारों तरफ जितने भी प्लैनेट्स हैं सभी के सभी चक्कर लगाते रहते हैं, तो वो सर्कुलर मोशन हो गया। रेक्टिलिनियर मोशन, जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है तो सीधे सीधे अगर चलती है, किसी सीधी रेखा में चलती है, तो उसको कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। पीरियोडिक मोशन, आपने पेंडुलम के बारे में देखा होगा कि एक फिक्स इंटरवल पे वो अपना एक जो साइकिल है वो कंप्लीट कर लेता है, एक ऑसिलेशन वो अपना कंप्लीट कर लेता है, तो ये पीरियोडिक मोशन कहलाते हैं। आज उन्हीं सारे कॉन्सेप्ट को लेकर के हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है मोशन। चलिए, तो मोशन में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेस्ट और मोशन। तो ये जाने कि रेस्ट में क्या है और मोशन में क्या है। तो रेस्ट में क्या है, जैसा लिखा हुआ है कि इफ ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर समय के साथ किसी वस्तु की पोजीशन में अगर कोई बदलाव ना हो तो हम कहेंगे कि वो कैसा है? इट इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, वो स्टेशनरी पोजीशन है, रुका हुआ है। ठीक है ना। अब मान लीजिए कि आप घर से निकले, स्कूल आए और जब गए तो पता चला कि आपका घर ही नहीं है वहां पे। ऐसा हो सकता है क्या कि आपका घर तो कहीं चला गया? किसी से पूछा कि अरे भाई कहाँ है मेरा घर, तो अरे आप तो स्कूल गए, आपके जाने के बाद ये आपका घर तो 2 किलोमीटर और आगे चला गया है। तो ऐसा हो सकता है क्या कि आपका घर जो है आगे बढ़ जाए अपने मन से? आप कभी घूमने गए हो है और 2 साल पहले आप गए थे ताजमहल देखने के लिए, या हावड़ा ब्रिज आप 2 साल पहले देख करके आए, तो क्या 2 साल बाद जाएंगे तो वो हावड़ा ब्रिज अपनी जगह छोड़ करके चला जाएगा कि ताजमहल कहीं और चला गया? ऐसा तो होने वाला है नहीं।
क्योंकि वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हैं, दे आर फिक्स एट द सेम प्लेस, वो एक जगह पे फिक्स हैं, उनकी पोजीशन में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। वो 500 साल पहले ताजमहल भी वहीं था और आज भी वहीं पे है, तो उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा तो ऐसे ऑब्जेक्ट को समय के साथ जब बदलता जाएगा, समय बढ़ता जाएगा और उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो हम कहेंगे कि वो किस पोजीशन में है, वो रेस्ट में है। और जो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की कंडीशन में होता है उसे हम लोग कहते हैं स्टेशनरी बॉडी, यानी स्थिर वस्तु। ठीक है ना। दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट है मोशन का। तो मोशन क्या है भाई, कह रहा है कि इफ ए बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज सेड टू बी इन मोशन। अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन में चेंज करता है समय के अनुसार, अगर उसकी स्थिति में परिवर्तन होता चलता है, तो हम कहेंगे कि वो किस स्थिति में है, वो मोशन में है। मान लीजिए कि आप घर से निकले, ये आपका मकान है, ये घर है आपका, तो घर से निकला जब आपने, तो अपनी साइकिल पे निकले, आप अपनी साइकिल पे निकले घर से, 9:05 पे घर से आपने निकले स्कूल के लिए, और 9:25 पे आप पहुंच गए कहां पे, स्कूल पे, अपने स्कूल पे पहुंच गए। तो आपके इस दौरान कितना समय आपको लगा, 9:05 से 9:25 यानी 20 मिनट्स ये समय लगा। और उस 20 मिनट समय जो आपने रास्ते में गंवाए, उस समय की वजह से आपकी स्थिति में परिवर्तन हुआ। आप घर से कहां पहुंच गए, स्कूल पहुंच गए। तो घर से स्कूल कोई अगल बगल में तो है नहीं कि घर से दरवाजा खोला और स्कूल में घुस गए। इन दोनों की पोजीशन अलग अलग है, ये कहीं और है, ये कहीं और है। हो सकता है कि आपके घर से आपका स्कूल 2 किलोमीटर हो, 3 किलोमीटर हो, 5 किलोमीटर हो, तो उसके अनुसार समय लगेंगे वहां पहुंचने में आपको। तो आपने जो समय गंवाया, तो उस समय से आपकी स्थिति में क्या आ गया, परिवर्तन आ गया, चेंज आ गया। द टाइम ब्रिंग द चेंज इन योर पोजीशन, समय के अनुसार आपकी स्थिति में परिवर्तन हुआ। और समय के अनुसार अगर स्थिति में परिवर्तन होता है तो उस तरीके के जो चेंजेस आएंगे उसको हम क्या कहेंगे कि हम मोशन में हैं। ठीक है, एक तो ये कॉन्सेप्ट हमारा हुआ। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा, अगर हम रेस्ट को साथ में मोशन के लेके चले, तो उसमें क्या कहता है कि इफ ए बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन में कोई बदलाव करती है, कोई उसके अंदर में चेंजेस आते हैं, कुछ परिवर्तन होते हैं, किसके अनुसार, विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो कुछ रुके हुए ऑब्जेक्ट हैं जो स्थिर हैं, उनके सापेक्ष अगर हमारी स्थिति में परिवर्तन होता है तो हम कहेंगे कि हम मोशन में हैं। अब ऐसे बड़े सारे लोग आते होंगे, मान लीजिए आप लोगों में से कुछ लोग बड़े गांव से दूर से आते हैं, कई सारे चौराहे, मेन चौराहे अपने घरों के, बड़े सारे मेन जो लैंडमार्क्स हैं, जैसे बस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, कुछ स्कूल्स हैं, कुछ सिनेमा हॉल्स हैं, इन सारी चीज़ों को आप पीछे छोड़ते हुए आते हैं। ऐसा तो है नहीं कि वो सारी चीज़ें आपके साथ साथ चलती हैं। आप जब वापस जाएंगे तो वो चीज़ें फिर से उसी जगह पे मिलेंगी, उनको छोड़ते हुए फिर वापस अपने घर चले जाएंगे। तो कह रहे हैं कि आपकी स्थिति बदली, आप रास्ते में जा रहे हो, आप बड़े सारे देखते हो पेड़ पौधे, घर छूटते चले जाते हैं, आप आगे बढ़ते चले जाते हो, तो वो तो वहीं अपनी जगह पे ही है और उनको आपने पीछे छोड़ा और आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। यानी आप किस कंडीशन में है, यू आर इन द स्टेट ऑफ मोशन। आप किस स्थिति में है, आप मोशन की अवस्था में हैं, आप लगातार आगे बढ़ रहे हैं और पीछे किसको छोड़ते जा रहे हैं, जो स्थिर चीजें हैं, जो अपनी जगह पे रहने वाली हैं, जिनके अंदर में मोशन नहीं होने वाला है। तो जिनके अंदर मोशन नहीं होगा वो पीछे रह जाएंगी और आप मोशन करते हुए आगे चले जाएंगे। तो ये हमारा रेस्ट और मोशन के कॉन्सेप्ट्स हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लिख लीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है पोजीशन, इस जगह पे लिखा हुआ है पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी लाइट पड़ रही है तो साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है। अभी आपको दिखाई दे रहा होगा पोजीशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर स्थिति के अनुसार अगर किसी चीज में परिवर्तन होता है तो उसे हम लोग कहेंगे कि वो मोशन में है, और परिवर्तन नहीं होता है तो हम कहेंगे कि रेस्ट में है। चलिए आगे बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, इनको आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा, ठीक है जी। चलिए बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, जो भी फिजिक्स के अंदर में हम जिन क्वांटिटीज की बात करते हैं, जैसे मास है, स्पीड है, वेलोसिटी है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है, एक्सेलरेशन है, तो ये सारे जो यूनिट्स हैं, जो इनके सारे जो पार्ट्स हैं, जिनको हम अलग अलग डिफाइन करते हैं फिजिक्स में, इनको हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज।
अब ये फिजिकल क्वांटिटीज दो तरीके की हैं, एक को कहते हैं स्केलर क्वांटिटी और एक को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड। कह रहा है कि वो फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, दे डजंट हैव एनी डायरेक्शन, यानी उनके पास केवल मैग्नीट्यूड होगा। अब जैसे आपसे बोला जाए कि आप 5 किलो चीनी खरीद के ले आए, तो 5 किलो चीनी, अब जब 5 किलो चीनी हम बोलते हैं तो उसमें किसी तरीके का कोई डायरेक्शन का बोध नहीं होता है, किसी दिशा का बोध नहीं होता है, ठीक है ना। तो उसमें किसी डायरेक्शन का बोध ना हो, किसी दिशा का बोध ना हो, तो ऐसे क्वांटिटीज को हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी हिंदी में इसको कहते हैं अदिश। अदिश यानी जिसमें दिशा ना हो, तो जिसमें दिशा नहीं होगा तो उसे कहेंगे अदिश राशि। तो जिसमें मैग्नीट्यूड हो, जैसे मास है, स्पीड है, डिस्टेंस है, हम कह रहे हैं कि गाड़ी चला रहे थे 40 किलोमीटर की स्पीड से चला रहे थे, लेकिन कहाँ चला रहे थे, किधर चला रहे थे, कैसे चला रहे थे, ये तो उसके अंदर में हमको दिखाई नहीं दिया ना। अब बोला कि अब 40 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चला रहे थे, लेकिन उसमें क्या छुपा हुआ है, डायरेक्शन, कहाँ चला रहे थे, ये नहीं पता है। अगर ये पता हो तो वो क्या हो जाएगा, वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। अगर डायरेक्शन का पता होगा तो वो कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी को हिंदी में कहते हैं सदिश, यानी दिशा के साथ। तो दिशा के साथ है, यानी एक कॉन्सेप्ट अगर हमारा आ रहा है कि क्या है भाई, तो हम कहते हैं कि ये सदिश है। तो सदिश राशि क्या है, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर एक साथ होंगे तो ऐसे क्वांटिटी को, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जैसे वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है, तो इन सब में डायरेक्शन का डिफरेंस है। अब कह रहे हैं कि वेलोसिटी, तो वेलोसिटी और स्पीड कोई बहुत अंतर नहीं है दोनों में, लेकिन जब स्पीड के अंदर में अगर डायरेक्शन आ जाए तो उसको हम किस टर्म में लेंगे, उसको कहेंगे वेलोसिटी। कह रहा है कि आई ड्राइव माई कार 80 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन। तो कह रहा है कि अगर ये वर्ड आ गया कि पूरब की तरफ मैं अपनी 80 किलोमीटर की रफ्तार से कार चला रहा था, जब ये चीज आ जाए, जब ये फीलिंग आ जाए, कि ये बात हो जाए कि दिशा के बारे में बात हो रही है, तो उसको हम कहेंगे कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो जिसमें दिशा का बोध हो, क्वांटिटी तो हो लेकिन उसके साथ साथ दिशा का बोध हो, डायरेक्शन का पता हो, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। दिस इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट यानी मूवमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है? डिस्टेंस अभी बात करेंगे हम लोग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में। फोर्स क्या है? अगर हम किसी चीज पे फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं, तो पता है ना कि कहाँ किस तरफ ढकेलना है। चेयर को इधर से उधर करना है तो डायरेक्शन पता है कि इधर से उधर करना है, तो उसके ऊपर में फोर्स लगाया हमने। तो फोर्स कितना लगाया है और किस डायरेक्शन में लगाया, तो जिधर फोर्स लगाएंगे मोशन क्या होगा, उधर ही होगा। तो जिधर फोर्स लगाया उधर मोशन हो रहा है, यानी डायरेक्शन पता है उसका, तो फोर्स भी क्या हो गया हमारा, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। तो फिजिकल क्वांटिटी दो तरीके की, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। इसको समझ लीजिएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर आगे बात करते हैं हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। चलिए बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो जानते हैं कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। जैसे अभी हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी की बात करी, तो उस फिजिकल क्वांटिटी में हम लोगों ने देखा कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो उसी तरीके से हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें से कौन सा जो है वो स्केलर क्वांटिटी के अंतर्गत आता है और क्यों आता है, उसके आने का रीजन क्या है। तो उसको समझने के लिए जैसे डिस्टेंस में लिखा हुआ है, द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय ए मूविंग बॉडी बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है ना। अगर मान लीजिए कोई बॉडी है और वो मोशन में है, इस बॉडी का लोकेशन यहाँ पे है, ये पोजीशन है ए से ये गया बी और बी से ये गया सी की तरफ। यहाँ इसने ट्रेवल किया 3 किलोमीटर का डिस्टेंस, यहाँ इसने ट्रेवल किया 4 किलोमीटर का डिस्टेंस। तो ये एक्चुअल पाथ है, यानी ये कहाँ से कहाँ गया, ए से गया बी और फिर गया बी से सी, यानी टोटल डिस्टेंस इसने जो ट्रेवल किया वो कितना था, 3 + 4 = 7 किलोमीटर। इसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 7 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया।
तो इसको हम कहेंगे, अब ये इसका फाइनल इनिशियल पोजीशन है ए, और इसका फाइनल पोजीशन क्या है सी। तो ए से सी जाने के लिए इसका जो एक्चुअल पाथ था वो क्या था कि ये ए से बी जाएगा और फिर बी से सी की तरफ जाएगा। तो ये एक्चुअल पाथ इसने ट्रेवल किया। तो ए से बी गया, तो ए से बी कितना गया 3 किलोमीटर गया, बी से सी गया तो कितना गया 4 किलोमीटर गया। तो 3 और 4 इसने टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल किया एक्चुअल उस रास्ते से होते हुए वो कितना था, ये 7 किलोमीटर का था। इट इज द 7 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय दिस बॉडी इज द 7 किलोमीटर। दिस इज द डिस्टेंस विच इट ट्रेवल्स। अगर ये कोई बॉडी है और इसने कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो टोटल डिस्टेंस इसने कितना ट्रेवल किया हुआ है, ए इसका इनिशियल पॉइंट था और सी तक पहुंचने में यानी फाइनल पोजीशन तक पहुंचने में इसने टोटल 7 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। दूसरी तरफ हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है भाई, अब यहां से यहां आए तो ये तो डिस्टेंस ही हो गया, यानी ए से सी सीधे ऐसे पहुंच गए। तो ए से सी अगर गए, तो ए से सी गए तो ये हमारा क्या कहलाएगा, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है हमारा, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ए इनिशियल पोजीशन है, सी फाइनल पोजीशन है। तो ए और सी का ये सीधे सीधे जोड़ देना। आप लोग गांव के बड़े सारे लोग गांव में रहते हैं तो कई सारे लोग कहते हैं कि यार तिरकट्टे चलते हैं। तो तिरकट्टे चलना यानी तिरछे चलना। अगर आप खेत की पगडंडियों पे चलते हुए जाएंगे सीधे, फिर वहां से मुड़ेंगे, तो जब तक आप सीधे जाएंगे और मुड़ेंगे तब तक आप तिरछे जाएंगे तो वहां पे पहुंच जाएंगे। ये तो आप देख लो कि ये राइट एंगल ट्राइंगल भी है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में आप समझते हो कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ए और सी के बीच का, ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस है इसका। तो आप जानते हो कि जब राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं तो स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस या हाइपोटेनियस इज इक्वल टू अंडर रूट स्क्वायर ऑफ दिस टू साइड्स, ठीक है ना, या हाइपोटेनियस का स्क्वायर एंड इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, यानी ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, इस ए सी के स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया हमारा। तो ये हमारा कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। अब दोनों जो है डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों का सेंस किस मैटर में है, दोनों का लेंथ पे है, दूरी के लिए है। तो दूरी के लिए है तो दोनों का एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट ऑफ बोथ हैविंग द मीटर। दोनों का एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। तो इनका एसआई यूनिट दोनों का क्या हो जाएगा, डिस्टेंस भी हो या डिस्प्लेसमेंट भी हो तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे मीटर। अब चलिए, ये तो आपने डेफिनेशन के थ्रू समझने की कोशिश की कि एक्चुअल पाथ जब ट्रेवल करेगा तो उसको कहेंगे डिस्टेंस, और जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए और सी के बीच का होगा तो उसे कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये बात समझ ली। अब दोनों में कुछ कुछ चीजें हैं जो डिफरेंशिएशंस हैं। अगर हमको कहा जाए कि दोनों में कुछ डिफरेंशिएशन करिए तो बाई डेफिनेशन तो अगर हम कर देंगे, लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं। अब जैसे डिस्टेंस की बात करें तो डायरेक्शन इज नॉट असाइंड, यानी डिस्टेंस होगा तो उसमें डायरेक्शन की कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना। तो जब डायरेक्शन की बात नहीं होगी तो वो क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। जबकि जब भी डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसके अंदर में क्या होगा, डायरेक्शन इज गिवन। हम अगर मूव कर रहे हैं और एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अगर हमने कहा, मान लीजिए कि आप एक बात करते हैं कि हम सुबह सुबह निकले और 2 किलोमीटर टहल के आए, तो 2 किलोमीटर आप कहाँ टहल के आए, आपने तो ये नहीं बताया कि आप पूरब में गए थे, पश्चिम में गए थे, किधर गए थे, कहाँ गए थे, इसके बारे में तो आपने नहीं बताया। लेकिन अगर आप कहे कि आप 2 किलोमीटर स्कूल की तरफ गए थे, या 2 किलोमीटर आप स्टेडियम की तरफ गए थे, 2 किलोमीटर आप रेलवे स्टेशन की तरफ गए थे, तो ये बात समझ में आती है, क्योंकि रेलवे स्टेशन एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में है, आपका स्कूल एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में है, बस स्टॉप एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में है। तो जब आप उस तरफ गए तो यानी उसमें क्या दिया हुआ है, डायरेक्शन, उसमें डायरेक्शन का सेंस आता है। तो जब भी किसी मूवमेंट में हमारे, और जब हम डिस्टेंस को ट्रेवल करते हैं और उसमें डायरेक्शन का सेंस आता है तो वो क्या कहलाएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ठीक है ना। तो डायरेक्शन के साथ अगर हम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो उसको क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। और अगर जिसमें डायरेक्शन का बोध नहीं होता है उसको हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। अगर डायरेक्शन नहीं है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अभी हम लोगों ने बात करी कि इफ डायरेक्शन इज नॉट गिवन इट मींस इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और डायरेक्शन अगर दिया होगा, जैसे डिस्प्लेसमेंट में दिया है, तो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन पता है तो ये क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा।
तो डायरेक्शन नहीं दिया होगा तो स्केलर क्वांटिटी, और डायरेक्शन दिया होगा तो ये वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। चलिए इसके ऊपर में अभी बात करेंगे कि डिस्टेंस पॉजिटिव ही होता है, हमेशा डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ए से बी गए, बी से सी गए, यानी 3 + 4 कितना हो गया, 7 किलोमीटर। इट ऑलवेज बी पॉजिटिव, इट नेवर विल बी निगेटिव। बिकॉज क्यों, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं दिया है ना, तो डायरेक्शन नहीं दिया है तो ये पॉजिटिव ही होगा। चलिए इसके ऊपर में हम बात करेंगे। लेकिन इट मे बी पॉजिटिव और निगेटिव। डिस्प्लेसमेंट की जब बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। कैसे होगा, क्या होगा, अभी हम लोग उसके ऊपर में बात करेंगे। अगर ये पॉजिटिव ही होगा देन इट कैन नॉट बी जीरो। अगर ये पॉजिटिव होगा डिस्टेंस तो ये कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे। और अगर ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है तो ये जीरो भी हो सकता है, तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। इफ इट इज बिकम पॉजिटिव और निगेटिव क्वांटिटी देन इट कैन बी जीरो। ये जीरो भी हो सकता है बट इट कैन नॉट बी जीरो। डिस्टेंस नेवर विल बी जीरो बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। तो चलिए बात करते हैं कि डिस्टेंस जीरो क्यों नहीं हो सकता और डिस्प्लेसमेंट जीरो क्यों हो सकता है, इसके ऊपर में। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं कि कैसे डिस्टेंस जो है वो जीरो नहीं हो सकता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो सकता है। चलिए यहां पे आप देख रहे हो कि 2 पॉइंट्स मैंने बनाए हैं ए और बी, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, ए और बी के बीच की जो दूरी है वो कितना है, 100 मीटर है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी पॉइंट इज 100 मीटर। इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो कितनी है, 100 मीटर की दूरी है। अब अगर कोई बॉडी ए से चल के बी तक आती है, यहां से मान लीजिए कि आप हैं और आप यहां से चल के कहां तक पहुंचे, आप आ गए बी तक। अब कहां तक आ गए, बी तक आ गए। तो आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यू ट्रेवल द डिस्टेंसेस इज 100 मीटर। आपको कुछ समय भी लगा होगा, मान लीजिए 5 मिनट लगा आपको 100 मीटर चल के आने में, तो ये 5 मिनट का समय लगा और इस 5 मिनट में आप कहां पहुंच गए, 100 मीटर की दूरी, यानी ए से चल करके कहां पहुंच गए, बी तक पहुंच गए। तो आपने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना था, 100 मीटर। बी किससे, कुछ दुकान वगैरह थी, वहां से चिप्स, कुरकुरे, नमकीन कुछ खरीदा और फिर वापस आ गए, आप यहां से वापस चले और ए तक आ गए। तो फिर आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 100 मीटर। फिर 5 मिनट लगे आपको ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में। तो टोटल टाइम आपने कितना लिया, 10 मिनट लिया, लेकिन डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 100 और 100, यानी टोटल जो डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया वो कितना था, 100 + 100, यानी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय यू इज 200 मीटर्स। तो टोटल डिस्टेंस आपका कितना हुआ, 200 मीटर हुआ। तो आप गए और वापस आए। तो मैंने कहा कि डिस्टेंस नेवर विल बी जीरो, इट ऑलवेज बी पॉजिटिव वैल्यू। ये हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी, ये कभी भी जीरो नहीं होगी। तो क्योंकि इसमें डायरेक्शन की बात ही नहीं किया हम लोग, हम तो गए ए से बी और फिर आ गए बी से ए। तो ए से बी गए तो 100 मीटर गए, बी से ए आए तो 100 मीटर आए, यानी टोटल डिस्टेंस जो हम चल के गए और आए वो कितना था, टोटल डिस्टेंस जो था हमारा इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में वो कितना था, 200 मीटर था। 100 यानी 200 मीटर। लेकिन जब हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की तो गए तो 100 मीटर, तो 100 मीटर गए तो किस तरफ गए भाई, कोई एक डायरेक्शन होगा ना। हो सकता है कि ये ईस्ट डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, ईस्ट में गए हैं, तो 100 मीटर गए ईस्ट में और 100 मीटर आए वेस्ट में, यानी अपोजिट आ गए। तो 100 मीटर गए पॉजिटिव, तो 100 मीटर यानी ए से बी टोटल डिस्टेंस प्लस बी से आ गए ए, तो बी से वापस आए ए की तरफ, यानी ये हमारा इनिशियल पोजीशन था और डिस्प्लेसमेंट की कंडीशन में यही हमारा क्या हो गया, फाइनल पोजीशन हो गया। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन कहां था, ए पे था। तो फिर आ गए बी से ए, यानी अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो ये वैल्यू किस में आ जाएगी, निगेटिव में आ जाएगी। ये वैल्यू निगेटिव में आ जाएगी, अपोजिट आ रहे हैं ना, तो गए और फिर वापस आ रहे हैं उल्टे डायरेक्शन में, तो जिधर से गए तो उधर पॉजिटिव, और जब वापस आने लगे तो यानी वो निगेटिव हो गया। तो 100 गए और आए कितना, -100,
यानी 100 कट गया, यानी इट विल बी 0। तो डिस्टेंस नेवर विल बी 0 बट डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। अब आप जैसे स्कूल जाते हो, स्कूल से वापस घर आ गए, तो स्कूल गए और आ गए, आप कहते हैं अरे यार मम्मी बड़ा थक गया मैं, तो बड़ा थक गए, मम्मी को फिजिक्स नहीं पढ़ाना, ये जो मेरा वीडियो है ये लास्ट वाला पोर्शन मम्मी को नहीं दिखाना। नहीं तो मम्मी भी अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ गई तो जान गई कि योर इनिशियल पोजीशन इज होम एंड योर फाइनल पोजीशन विल बी होम, एंड इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन व्हेन विल बी सेम देन योर डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही होगा तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0 हुआ। आप घर से स्कूल गए यानी एक फिक्स डायरेक्शन में गए, स्कूल से घर आए एक फिक्स डायरेक्शन में आए, तो आपका फाइनल और इनिशियल पोजीशन घर है, इसका मतलब आपने कोई काम नहीं किया, आपका जो मूवमेंट था वो कितना था, आपका डिस्प्लेसमेंट क्या था, 0 था। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस नेवर विल बी 0 बट डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने इतनी बातें समझी। अब अगला जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम लोग बात करेंगे स्पीड, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बारे में, और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी होंगे हमारे छोटे मोटे, तो उनको भी करने का प्रयास करेंगे। आप लोग इस वीडियो को देखिए, अच्छी तरीके से समझिए, अगर कोई भी बात नहीं समझ में आए तो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, मैं आपको आंसर करूंगा उसका। ओके, टिल देन गुड बाय। इससे एक बात और आपको बता दूं कि जो मेरा पुराना वीडियो था उसको भी आप देख सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो पिछले साल भी मैंने इसी टॉपिक के ऊपर में एक वीडियो बनाया हुआ था, वो वीडियो मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं सारे वीडियोस जो भी नया बनाऊंगा वो टेलीग्राम ऐप पे डाल दूंगा। तो आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं टेलीग्राम ऐप पर भी, और इस वीडियो को देखिए, दूसरे के साथ भी शेयर करिए, समझिए। लॉकडाउन में पढ़ाई से मतलब रखिए, घर से फालतू में बाहर मत निकलिए, मास्क का प्रयोग करिए। टिल देन गुड बाय।